हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ बिजी ट्रैक हैज़ द स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+7। ठीक है, n+7 यहाँ पर आपको दिया गया है स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्लीपर डेंसिटी क्या होता है। स्लीपर डेंसिटी नंबर ऑफ स्लीपर जो कि लगाए जाते हैं एक रेल लेंथ के नीचे, उसको कहा जाता है। तो स्लीपर डेंसिटी में रेल लेंथ वर्ड आपने यूज़ किया, तो रेल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है बीजी ट्रैक के लिए वो 12.8 मीटर का होता है। और अगर एमजी ट्रैक में जाते हैं तो एमजी ट्रैक के लिए वो 11.89 मीटर का होता है, जिसको रफ कैलकुलेशन के लिए 12 मीटर यूज़ कर लेते हैं। तो अभी तो आपको बीजी ट्रैक दिया हुआ है, तो 12.8 मीटर की रेल लेंथ होती है। ठीक है, इफ द ट्रैक इज लेड विद द वेल्डेड रेल, तो यहाँ पे बीजी ट्रैक में जो आपने रेल्स यूज़ की है वो वेल्डेड रेल है, जिनकी लंबाई 26 मीटर है। तो हमें ये तो पता है कि बिजी ट्रैक के लिए जो लंबाई होती है वो 12.8 मीटर होता है, यानी कि 13 मीटर के आसपास होता है। तो 13 मीटर से यहाँ पर डबल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में यूज़ करते हुए आपको डायरेक्टली 26 मीटर अगर आप डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो एन होता है वो रेल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बिजी ट्रैक के लिए 12.8 मीटर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको हिंट भी देता जा रहा हूँ। द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए रेलवे ट्रैक ऑफ 1820 मीटर इज। ठीक है, तो 1820 मीटर का टोटल रेलवे ट्रैक बनाना है, उसके लिए नंबर ऑफ स्लीपर सही। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि 26 मीटर था, तो 26 मीटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वहां से 13 मीटर आ जाएगा, जो कि रेल लेंथ होता है बिजी ट्रैक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो निकाला है 13 मीटर निकाला, तो 13 मीटर की वैल्यू को आप इधर पुट करेंगे तो आपको रेल डेंसिटी, स्लीपर डेंसिटी आपको पता लगेगी, है ना, जो कि n+7 क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। वैसे ही ये वैरी करता है n+3 से लेकर के n+7 के बीच में। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था n+7। ठीक है, तो n की वैल्यू बस 26 मीटर आपको नहीं डालना है, 13 मीटर आपको यहाँ पर यूज करना होगा। इसका मतलब ये है, इस 20 का मतलब ये है कि 20 नंबर ऑफ स्लीपर्स की जरूरत पड़ेगी एक रेल लेंथ के नीचे। तो यदि आपको टोटल 1800 जो आपको गिवन था कि 1820 मीटर का रेलवे ट्रैक बनाना है, तो 1820 मीटर में कितनी रेल्स यूज होगी वो आपको नंबर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 1820 डिवाइडेड बाय 13 किया, तो 140 रेल्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। हो सकता है कभी ये आपका जो है एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू ना मिले, तो आप राउंड ऑफ कर देंगे टू द हायर नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स जो रिक्वायर्ड हो रहे हैं यहाँ पर, एक रेल लेंथ के नीचे 20 चाहिए, और टोटल रेल लेंथ 140 आपको यूज करनी पड़ेगी टू कंस्ट्रक्ट 1820 मीटर का रेलवे ट्रैक। तो टोटल मिलाकर के 2800 स्लीपर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ स्लीपर्स पूछा था, तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कैंट। इक्विलिब्रियम कैंट आपसे पूछा गया है ना। तो रेलवे के अंदर या हाईवे पे भी आप बोलते हैं तो सुपर एलिवेशन कैंट कहलाता है। ठीक है, तो रेलवे के अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो GV² डिवाइड बाई 127R पिछली क्लास के अंदर मैं आपको डिराइव करवा चुका हूँ। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कैंट, आपसे इक्विलिब्रियम कैंट पूछा है। देखो, इक्विलिब्रियम कैंट जब आप निकालते हैं हाईवेज के अंदर, तो आप बोलते हो कि इनर व्हील एंड आउटर व्हील पर प्रेशर इक्वल आना चाहिए, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है ना। तो यहाँ रेलवे में तो फ्रिक्शन वैसे भी जीरो लिया जाता है। तो फॉर्मूला अगर देखें तो हाईवेज के अंदर तो फॉर्मूला लगता है E बराबर V² डिवाइडेड बाय 127R। अगर आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है तो फॉर्मूला हाईवे का तो V² डिवाइड बाय 127R है। हाईवे में जो सुपर एलिवेशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो परसेंटेज में या 1/n फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब रेलवे में आते हैं तो ये स्लोप रिप्रेजेंट ना करके बाय डिफॉल्ट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं द लेवल डिफरेंस बिटवीन द रेल्स। ठीक है, जो पटरियां हैं उनके बीच में लेवल डिफरेंस कितना है उस बात को ये रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटीमीटर में जनरली इसको शो किया जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, mm में कर सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड ऑन ए 5 डिग्री कर्व ऑन ए बिजी ट्रैक फॉर द ट्रेन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से कोई ट्रेन जाती है तो उसके लिए कितना सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कैंट यहां पर पूछा है। इक्विलिब्रियम कैंट का मतलब एक्चुअल कैंट होता है, जो कि इक्विलिब्रियम वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्पीड या फिर एवरेज स्पीड के बेसिस पर निकाला जाता है। इक्विलिब्रियम स्पीड कह दो या एवरेज स्पीड कह दो, बात बराबर है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में क्लासेस में बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम स्पीड कैलकुलेट करते समय हम लोग सैंक्शन स्पीड का सहारा लेते हैं, या फिर यदि हमारे पास में ट्रेन्स का डेटा है कि उस रूट पर कितनी ट्रेन्स जो है चलने वाली है, कितनी स्पीड से चलने वाली है, तो आप वेटेड एवरेज करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कैंट
निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर के लिए आपको कितना कैंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि थ्योरेटिकल कैंट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो डिग्री दे रखी थी उससे आप क्या निकाल देंगे, उससे आप निकाल देंगे द रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस 1720 डिवाइडेड बाय डिग्री से आपको मिल जाएगी। तो 1720 आपको तब यूज करना होता है जब आपका बाय डिफॉल्ट जो चेन की लेंथ है वो 30 मीटर का है। तो 30 मीटर का चेन अगर यूज किया जाता है तो 1720 आता है। ये बेसिकली डिग्री का मतलब आपको पता ही है कि डिग्री जो होती है वो एक कंप्लीट आर्क लेंथ जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, सेंटर पर एंगल बनाती है, उसको आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो जो एंगल आता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस करके वो रेडियंस में आता है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 डिवाइड बाय पाई का फैक्टर लग जाएगा, 1720 डिवाइडेड बाय आर फॉर्मूला डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने रेडियस कैलकुलेट की 344 मीटर आ रहा है। अब कैंट रिक्वायरमेंट अगर आप निकालते हैं गिवन स्पीड के लिए 80 किलोमीटर पर आवर के लिए, तो GV² डिवाइड बाय 127 आर, ये थ्योरेटिकल कैंट देगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कैंट की वैल्यू आ रही है 24.55 सेंटीमीटर। यहां कंफ्यूज मत होना, ये 24.55 सेंटीमीटर है, ये थ्योरेटिकल कैंट है, ये एक्चुअल कैंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट बताता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए कितने कैंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जानते हैं कि डिफिशिएंसी के साथ में गाड़ी चल सकती है ना, क्योंकि एक ट्रैक जब बनाया जाता है तो कैंट आप फिक्स कर देते हो, है ना। दो पटरियों के बीच में जो लेवल डिफरेंस है वो एक बार फिक्स हो जाता है, उसके बाद में उसी ट्रैक पर राजधानी भी जाएगी, उसी ट्रैक पर लोकल गाड़ी भी जाएगी। तो राजधानी के लिए तो कैंट डिफिशिएंसी चल रही होगी, और लोकल ट्रेन जो कि लो स्पीड से जाती है उनके लिए कैंट एक्सेस चल रहा होगा। तो हमें यह पता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ट्रैक पर गाड़ी को ले जाने के लिए जो कैंट इसको थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड है वो 24.55 है, लेकिन कैंट डिफिशिएंसी के साथ हम काम कर सकते हैं। ये आपका बिजी ट्रैक है और लो स्पीड है, बिकॉज स्पीड गिवन इज 100 किलोमीटर पर आवर से छोटी। ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड छोटी दी गई है, इस वजह से आप लोगों को जो कैंट डिफिशिएंसी अलाउड होगा वो 7.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यदि हाई ट्रैक आता है बीजी के अंदर, हाई स्पीड ट्रैक आता है बीजी के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर से यदि ज्यादा की स्पीड होती है, तो उस समय जो आप कैंट देते हो, कैंट डिफिशिएंसी देते हो, वो 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो पूरी टेबल मैंने क्लासेस में शो की हुई है, वहां से आप डेटा ले सकते हैं। तो वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड द एक्चुअल कैंट बाय टेकिंग द मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी विच इज 7.6 सेंटीमीटर इन दिस केस, बिकॉज लो स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर और बिजी ट्रैक आपको गिवन था। तो अगर आप एक्चुअल कैंट निकालना चाहते हो कि एक्चुअल कैंट कितना देना पड़ेगा 80 किलोमीटर पर आवर से अगर आप इस गाड़ी को ले जाना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन में वो निकल करके आ रहा है 16.95 सेंटीमीटर। ठीक है, 16.95 सेंटीमीटर। तो 16.95 सेंटीमीटर पर अब यहां पर रेलवे का एक और क्लोज आएगा, वो ये कहता है कि मैक्सिमम कैंट जो आप दे सकते हो किसी भी रेलवे ट्रैक पर, वो बिजी ट्रैक के लिए लो स्पीड के लिए 16.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हाई स्पीड होगा तो आप 18.5 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन यहां स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो 16.5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जा सकते। तो 16.5 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट अभी पड़ रही है इस क्वेश्चन के लिए वो 16.95 सेंटीमीटर है। इतना नहीं दोगे तो आपको स्पीड को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो जो ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और उसको निकालने के लिए वापस से हम थ्योरेटिकल कैंट का जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, और थ्योरेटिकल कैंट निकालते समय एक्चुअल में कैंट डिफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल जो कैंट आप प्रोवाइड करेंगे वो 16.5 सेंटीमीटर का होगा, और इसमें हम लोग कैंट डिफिशिएंसी यानी कि 7.6 को ऐड करके हम अलाउबल स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही शो किया गया है, अलाउबल स्पीड निकालते समय थ्योरेटिकल कैंट जो होगा वो 16.5 एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशिएंसी होगा। अब इस फॉर्मूले में v अननोन चल रहा है, v की वैल्यू निकाल देंगे, 79.26 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है, तो जो ट्रेन होगी वो 80 किलोमीटर पर आवर से ना ले जा करके रिड्यूस्ड स्पीड से आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन 8 डिग्री mg ट्रैक। तो आपको mg ट्रैक दिया हुआ है ना, मीटर गेज ट्रैक यहां पर दिया हुआ है, और 8 डिग्री का ये ट्रैक है। ठीक है, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितना होगा। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड द अलाउबल कैंट डिफिशिएंसी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे डेटा में ये सब कुछ बोला गया है। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन था उससे डिग्री ऑफ कर्व के डेटा से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कर्व की डेफिनेशन यूज करते हुए बाय डिफॉल्ट 30 मीटर लेते हुए फॉर्मूला लगा दोगे 1720 डिवाइड बाय आर, और वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस आ गई 215 मीटर। ठीक है,
फिर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैंट निकालते समय मैक्सिमम अलाउबल कैंट, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया था मैक्सिमम अलाउबल कैंट, जो कि हम मीटर गेज के लिए 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और कैंट डेफिशिएंसी हाफ अलाउड है, ठीक है, वैसे ये होती है 5.1 सेंटीमीटर, है ना, 5.1 सेंटीमीटर मीटर गेज के लिए और लो स्पीड ट्रैक के लिए। मीटर गेज और नैरो गेज में लो स्पीड ट्रैक ही होता है, हाई स्पीड ट्रैक बनता भी नहीं है, ठीक है। तो 5.1 का उसने हाफ लेने के लिए बोला था, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम अलाउबल कैंट प्लस कैंट डिफिशिएंसी से ये थ्योरेटिकल कैंट निकाल सकते हैं। और थ्योरेटिकल कैंट एक बार आ जाएगा तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला GV² डिवाइड बाय 127R लगा करके वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 58.54, ठीक है। उसने बोला था कि कैंट डिफिशिएंसी जो आप अलाउ कर सकते हो वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी अलाउड है, तो मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी 5.1 था। एक्चुअल कैंट जो आप मैक्सिमम दे सकते हो वो 10 है, तो 10 प्लस 5.1 डिवाइड बाय 2 किया तो आपको 12.55 सेंटीमीटर मिला, कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इतनी आ रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, आपको जो है रेडियस गिवन है, तो मार्टिन्स फॉर्मूला लगा करके भी हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मार्टिन्स फॉर्मूला लगाते हैं लो स्पीड के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व हम हमेशा एज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो भी ठीक, नहीं दिया होगा तो भी ठीक। तो बीजी और एमजी ट्रैक के लिए मार्टिन्स फॉर्मूला बोलता है कि वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी वो 4.35 √r-67 होगी, तो यहां से हमने निकाला तो 52.92 आया। तो जब हमने कैंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेलोसिटी मैक्सिमम निकाली तो वो आपको मिल रही है 58.54, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और जब हम मार्टिन्स के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी आपको मिल रही है 52.92 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की बात अगर माननी हो तो हमें मिनिमम लेना पड़ेगा। तो मिनिमम जो है वेलोसिटी यहाँ पर, यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ रही है 52.92 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थैंक यू सो मच।